नरेंद्र बहुत ही गरीब इंसान था जो कि खेती करके अपने परिवार का गुजारा किया करता। वो आलू की खेती किया करता क्योंकि बाजार में आलू की अधिक मांग जो होती है। एक दिन नरेंद्र जब खेती करके अपने घर लौटता है तो अपनी बीवी पारुल से बोलता है, इस बार हमारी आलू की खेती बहुत अच्छी जाने वाली है। देखना, तुम्हारे जितने भी जेवर सुंदर के पास गिरवी रखे हैं ना, मैं वे सारे छुड़ा लूंगा। आपको एक कहावत बताती हूँ। एक बार एक अंधी औरत थी। उसको सब बोलते थे कि आंधी आ गई, आंधी आ गई। फिर जब औरत समझ गई कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो सबसे कहने लगी कि जब आएगी तब मानूंगी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तभी मानूंगी जब मेरे हाथ में मेरे गिरवी रखे हुए गहने आ जाएंगे, जो कि आपने उस बेकार से जमीन को खरीदने के लिए उस सुनार के पास गिरवी रखवा दिए थे। तुम तो जानती हो कि जब माँ बीमार थी तो मैंने अपने खेत बेच दिए थे, और उसके बाद माँ तो स्वर्ग सिधार गई और मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था। तो मैंने उस खेत को तुम्हारे जेवर गिरवी रखकर खरीद लिया, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र इसी उम्मीद में था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में आलू उगाते हैं। वो सारे आलूओं को बोरी में भरता है और बाजार की तरफ ले जा रहा होता है। तभी गांव का लोभी जमींदार उसके पास आकर कहता है, अरे नरेंद्र, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मेरी मानो तो अपने सारे आलू मुझे बेच दो। नहीं साहब, आप मेरे आलू सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और मेरा कोई भी मुनाफा नहीं होता, इसलिए आपको बेचने से अच्छा है कि मैं इसे सीधा जाकर बाजार में ही बेच दूं। जमींदार ये सुनकर चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और वही नरेंद्र बाजार में जाता है और अपने आलूओं के उचित दाम लगवाने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार ने पहले ही कॉल करके सारी विक्रेताओं को भड़का दिया था। कोई भी नरेंद्र के आलू लेने को तैयार ही नहीं होता है। अब वो बेचारा सारे आलू एक गाड़ी में लेकर अपने घर ले आता है और घर के अंदर रखवा देता है। सारे आलू घर में ऐसे रखे देखकर उसकी बीवी पारुल ने उससे सवाल किया, ये क्या है जी, आप सारे आलू वापस क्यों ले आए? आपने तो मुझे बड़ी बड़ी सपने दिखाकर इन आलूओं की खेती की थी और आप ये सारे आलू वापस ले आए। ना जाने मेरी फूटी किस्मत को क्या हो गया है, कोई भी विक्रेता मेरे आलू खरीदने को तैयार ही नहीं है। हर कोई इसे मिट्टी के भाव लेना चाहता है। अब तुम ही बताओ, मैं इतने महीने की मेहनत को मिट्टी के भाव कैसे बेच दूं? हो ना हो, ये सब उस कपटी जमींदार का किया धरा है। उसी ने सब विक्रेताओं को भड़काया है। जो भी हो, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? मैं इतने आलू का क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि अब मैं इन आलूओं को उस जमींदार को ही बेच दूं। इसके बाद नरेंद्र अब उन आलूओं का सौदा करने के लिए जमींदार के पास जाता है, लेकिन अब जमींदार उन आलूओं को लेने से मना कर देता है। ना बाबा ना नरेंद्र, मुझे अब तेरे आलू नहीं चाहिए। तूने वैसे भी मेरी बहुत बदनामी कर रखी है। जमींदार जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। तू जितने भी दाम पर आलू बेचना चाह रहा है ना मुझे, अब मैं उसके आधे दाम पर ही आलू खरीदूंगा। तुझे देने हैं तो दे, वरना यहाँ से चलता बन। अब नरेंद्र बहुत उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है। उसे पहली बार रोता देखकर पारुल को अच्छा नहीं लगता। आप तो बहुत सकारात्मक सोच वाले हैं। आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं? मैं हमेशा आपको कुछ भी कहती हूँ तो आप हमेशा मुझे दिलासा देते हैं। अगर आज आप खुद ही रोने बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो क्या करूँ पारुल, तुम ही बताओ। कोई भी मेरे आलू लेने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई आपके आलू लेने को तैयार नहीं तो आप आलू का कुछ बनाकर बाजार में बेच दो। आलू ना ले, लेकिन आलू के बने हुए सामान तो लेंगे ना। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मुझे आलू को क्या बनाकर बेचना चाहिए जो कि सबसे अच्छा बनेगा। ये तो आपको ही सोचना होगा जी कि आप आलू से क्या बनाकर बेच सकते हैं। मैंने तो आपको राह दिखाई है, उस पर चलना तो आपको पड़ेगा। आखिर आपको सुंदर सुनार से मेरे गहने भी तो वापस लाने हैं। अब नरेंद्र बहुत सोचता है और सारी रात सोने के बाद में वो आलू के पराठे बेचने की सोच लेता है, जिसके बाद वो कुछ आलूओं को उबालकर अपने घर में जमा किए हुए पैसों से एक ठेला खरीदता है और उस पर आलू के पराठे बेचने लगता है। उसके आलू के पराठे में ना महक थी ना स्वाद। तभी एक औरत उसकी दुकान पर आती है और कहती है,
भाई जरा 1 प्लेट आलू के पराठे तो लगा दो, अचार और दही भी डालना। अभी डालता हूँ बहन जी। औरत जैसे ही नरेंद्र के हाथ के आलू के पराठे खाती है तो बोलती है, अरे ये आलू के पराठे आपने बनाए हैं? इससे बढ़िया आलू के पराठे तो मेरी मुई सास बना देती है। इससे अच्छा तो मैं आलू की चाट खा लेती, मुंह भी चटपटा हो जाता। भैया मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप दुकान बंद कर दो, ये काम आपके बस की तो नहीं है। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नरेंद्र बहुत मायूस हो जाता है। उसकी दुकान पर जो भी आता उसके पराठों की बुराई करके जाता। कुछ ग्राहक तो बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं, जिस वजह से आधे ही समय में वो अपनी पराठे की दुकान बंद कर देता है और घर आता है और सब कुछ पारुल को बताता है। अरे आप भी ना कुछ भी लगाने से पहले खुद चक्कर तो देख लेते कि कैसा बना है। खैर कोई बात नहीं, उस औरत ने भी जाते जाते आपको एक तरकीब बता दी है। अब आप आलू की चाट बेचकर देख लीजिए। सामान तो आपके पास सारा रखा है, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, आलू चाहिए और आपके पास तो उबले आलू भी पड़े हैं। अब अपनी पत्नी पारुल को हंसता देखकर नरेंद्र को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाता है। अगले दिन वो बाजार में आलू चाट का ठेला लगा लेता है। आलू चाट ले लो, आलू चाट, गर्मा गर्म आलू चाट, आलू चाट, एक बार खाओगे चटकारे लेते घर जाओगे। आलू चाट ले लो, आलू चाट। नरेंद्र के आलू चाट की खुशबू बहुत अच्छी थी, जो कि पूरे बाजार में महक जाती है। उसकी दुकान पर कई सारे ग्राहक आलू चाट खाने आते हैं। तभी वो कल वाली औरत भी आती है और कहती है, अरे क्या बात है, आप तो लोगों के सुझाव बड़े जल्दी पकड़ कर बैठ जाते हो। कल ही आपको आलू चाट का सुझाव दिया और आज आप आलू चाट का ठेला लगा कर बैठ गए। लगा दो मेरे लिए भी 1 प्लेट। अभी लगा देता हूँ बहन जी। और हाँ सुनो भैया, अगर आलू चाट का स्वाद अच्छा ना हुआ तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। कोई बात नहीं बहन, आपकी ही वजह से तो मुझे सुझाव आया, इसलिए अगर मैं आपको मुफ्त में भी खिला दूंगा तो मुझे घाटा नहीं होगा। इसके बाद वो उस औरत को आलू चाट खिलाता है और वो औरत उसकी तारीफ करके वहाँ से जाती है और उसे पैसे भी देकर जाती है। नरेंद्र बाजार में 30 रुपए में आलू चाट बेचता है, जो कि बहुत अच्छी रकम थी। धीरे धीरे ये बात जमींदार को पता चलती है तो उसकी तन बदन में आग लग जाती है। उस नरेंद्र की इतनी हिम्मत कि बाजार में अपना खुद का काम खोल कर बैठ गया। मैंने सोचा था कि वो आधे दाम पर मुझे अपने सारे आलू बेच देगा और उन्हें मैं महंगे दामों पर बाजार में और शहर में बेचूंगा, लेकिन वह नरेंद्र तो चालाक ही चल गया। हाँ हाँ सच में नरेंद्र बहुत ही उम्दा आलू चाट बनाता है। कल मैं बाजार गई थी तो मैंने उसकी आलू चाट खाकर देखी, वो बहुत लाजवाब थी। मैं तो सोच रही हूँ अपनी पिंकी बिटिया के ब्याह में उसी को आलू चाट बनाने का ऑर्डर दे दूं। हाँ क्यों नहीं, हमारे गांव का ही तो आदमी है, सस्ते में आलू चाट बना देगा शादी में। तुम जाओ और जाकर उसे ऑर्डर उसके घर देकर आओ। जमींदार की पत्नी नरेंद्र के घर ये ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। वहीं जमींदार अपने मन में जालसाजी भरे मंसूबे बनाता है। अब जब पिंकी की शादी में वह नरेंद्र आलू चाट का ठेला लगाएगा तो मैं उसके आलू चाट में मिलावट कर दूंगा। इसके बाद सारे लोगों के आगे उसकी बदनामी होगी और जब पूरे गांव वाले उसे पीटेंगे तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और जमींदार की बेटी पिंकी की शादी का दिन आता है। शादी में बहुत सारे खाने के व्यंजन थे। नरेंद्र भी पूरी मेहनत और लगन से आलू चाट का ठेला शादी में लगा लेता है। सब लोग उसकी आलू चाट बड़ी स्वाद लेकर खा रहे थे कि तभी सबकी पेट में दर्द होता है और वहाँ आए हुए मेहमान कहते हैं, अरे ये आदमी आलू चाट खिला रहा है, यह जमाल गोटा। जब से खाई है तब से 3 बार हल्का हो चुका हूँ, इस बार तो लग रहा है मेरी पतलून भी खराब हो गई। हाँ ये आलू चाट में जरूर इसने कुछ जानबूझकर मिलाया है ताकि जमींदार जी की बदनामी कर सके। जमींदार जी से चिढ़ता जो है ये। सब मेहमान उसकी बहुत बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर जमींदार को आग में घी डालने का मौका मिलता है और वो कहता है, तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरी बेटी की शादी को खराब करेगा? देख क्या रहे हो गांव वालों, मारो इसे और इसका ठेला भी तोड़ दो। सब लोग अब नरेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ जमींदारनी आती है और सब लोगों को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए आप सब, ये सब इस जमींदार का किया धरा है।
नरेंद्र से अपना निजी बदला लेने के लिए, आप सबके सामने उसे बेइज्जत करने के लिए ये सब मेरे पति ने किया है। और आपको भी जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी की शादी में ये सब झगड़ा करवाते हुए। मैंने आपको नरेंद्र की चाट में जमाल गोटा मिलाते हुए देख लिया था और आपकी इस फोन में वीडियो भी बना दी थी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी बेटी की शादी में इस तरह किसी गरीब के साथ गलत हो। अब सभी गांव वाले मिलकर जमींदार को बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जमींदार नरेंद्र के पैरों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ करो नरेंद्र, जलन के मारे ये करना चाहता था मैं, ताकि पूरी गांव के सामने सबको लगे कि तुम मुझसे जलते हो और मुझे तुम्हारे इस आलू चाट के पैसे भी ना देने पड़े और तुम्हारा ठेला भी बंद हो जाए। लेकिन मैं अब इस ऑर्डर के तुम्हें दुगने पैसे दूंगा और बाजार में भी तुम्हारे एक आलू चाट की दुकान डलवा दूंगा। लेकिन मुझे मारो मत, मुझे इन गांव वालों से बचा लो। जमींदार की माफी सुनकर अब नरेंद्र का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद जमींदार भी खुले दिल से एक बड़ी सी आलू चाट की शॉप नरेंद्र के गांव में खुलवा देता है। और नरेंद्र खुशी खुशी उस आलू चाट को अपनी बीवी पारुल के साथ मिलकर दुकान पर बेचा करता है। भीमपुर नाम के गांव में जहां एक परिवार का लड़का रमेश रहा करता था, जिसका जीवन बचपन से ही संघर्ष करते हुए गुजरा। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी और रमेश अमीर लोगों के जूते चप्पल पॉलिश करने लगा। उसकी दिन रात की मेहनत भी उसकी माँ को कैंसर की बीमारी से नहीं बचा पाई और उसे 13 साल की उम्र में 11 साल की एक बहन की जिम्मेदारी सौंपकर स्वर्ग सिधार गई। रमेश ने सड़क से जाते हुए एक आदमी विनय से कहा, जूते पॉलिश करा लो साहब जी, जूते पॉलिश करा लो। अरे नहीं कराने मुझे जूते पॉलिश। करा लो ना साहब, घर पर मेरी बहन भूखी बैठी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या बहन भूखी बैठी है? मतलब हमारे माँ बाप नहीं है, हम दोनों का पेट भरने के लिए मैं जूते पॉलिश करता हूँ। अगर आप जूते पॉलिश नहीं कराओगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और फिर मेरी बहन और मैं भूखे रह जाएंगे। विनय ने रमेश के मुंह से ये बात सुनी तो उसको उस पर बहुत दया आई और वो बोला, अरे यहाँ जूते पॉलिश करके तुम कुछ नहीं कमा पाओगे। देखो मेरा अपना होटल है, चलो मैं तुम्हें अपने होटल में ले चलता हूँ। वहाँ बस तुम टेबल साफ कर दिया करना और ग्राहकों को खाना परोस दिया करना। मैं तुम्हें महीने की तनख्वाह दूंगा और साथ में ग्राहक भी तुम्हें इनाम देकर जाएंगे। ये सुनकर रमेश खुश हो गया और उसने पूछा, ये होटल कहाँ है साहब जी? पास वाले गांव में ही मेरा फास्ट फूड का शाही दरबार होटल है। वहाँ मोमोज, चिल्ली पोटैटो सब कुछ बनाया जाता है और सबसे ज्यादा वहाँ के स्प्रिंग रोल बहुत मशहूर है। स्प्रिंग रोल का नाम सुनते ही उसकी आंखें जुगनू से चमकने लगी। महीनों से ही सही पेट भर रोटी भी उसे नसीब नहीं हुई थी। स्प्रिंग रोल का नाम सुनते ही रमेश के मुंह में पानी आ गया और वो बोला, रुको साहब जी, मैं जरा अपनी बहन को साथ लेकर आता हूँ। रमेश अपनी बहन प्रिया को भी साथ ले आया और विनय के साथ उसके होटल चला गया। वहाँ तेज मसालों की खुशबू सूंघते ही भाई बहन का मन खाना खाने के लिए ललचाने लगा। भैया भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी ऐसी खुशबू वाला खाना चाहिए। चुप कर प्रिया, मेरा भी नया नया काम लगा है, जब पैसे मिलेंगे तभी तो खाना खिलाऊंगा। सुनो लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रमेश साहब जी। चलो चलो जल्दी टेबल से बर्तन उठाकर टेबल साफ करो और जो ग्राहक बैठे हैं ना उनसे ऑर्डर ले लो। तुम कर तो लोगे ना? अरे क्यों नहीं साहब जी, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ये सुनते ही रमेश ने थोड़ी ही देर में मेज चमका दी। जिन लोगों से ऑर्डर लिए उनसे पूरे दिन में 100 रुपए की कमाई भी कर ली। लेकिन जैसे ही वो झूठे बर्तन उठाकर चला तो उन बर्तनों में बची हुई झूठी स्प्रिंग रोल देखकर उसके मन को वो रोक नहीं पाया और चुपके से वो एक स्प्रिंग रोल एक पॉलिथीन में डालकर बाहर बैठी हुई अपनी बहन के पास लेकर आया और बोला, देख प्रिया, मैं तेरे लिए स्प्रिंग रोल लाया हूँ। मैं न कहता था कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे, देख बदल गए। आज हम दोनों मिलकर स्प्रिंग रोल खाएंगे। उन दोनों ने मिलकर स्प्रिंग रोल खाई। पहला दिन खूब अच्छा गया। अगले दिन का इंतजार था। अब हर रोज रमेश काम पर जाता और जो भी अच्छा खाना झूठे में बचता उसे अपनी बहन के लिए ले आता।
और दोनों भाई बहन उसे मिलकर खाते। इसी तरह 2 साल बीत गए। रमेश ने प्रिया का दाखिला स्कूल में करवा दिया। वाह रमेश, तुम तो बहुत अच्छे से काम सीख रहे हो। सारे पुराने ग्राहक तुम्हें ही बुलाते हैं। मैं सोच रहा हूँ अब तुम रसोई का काम संभाल लो। मैं सब कर लूंगा साहब जी, आप जो भी काम बताएंगे मैं सब कर लूंगा। रमेश अब रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना और साथ में बहुत अच्छे स्पाइसी स्प्रिंग रोल बनाना भी सीख लिया। अब सब ग्राहक उसके हाथ के बने स्प्रिंग रोल के ही मांग करते। धीरे धीरे होटल का काम करने वाले लोग रमेश की तारीफ से जलने लगे। एक दिन मदन ने कहा, रमेश, तुमने चोरी की है? नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगा, मैंने कोई चोरी नहीं की। रमेश चोरी की बात सुनकर डर गया। मदन ने ना जाने कब रमेश की जेब में गल्ले से उठाकर 1000 रुपए डाल दिए। रमेश को इस बात की खबर भी नहीं लगी। कैसा शोर मचा रखा है, किसने किया चोरी? मालिक, अभी अभी मैंने रमेश को गले से पैसे चुराते देखा है। यकीन ना हो तो इसकी जेब में देख लो। विनय ने उसकी जेब में हाथ डाला तो इतने पैसे देखकर समझ गया कि जरूर इसने चोरी की है। वो गुस्से से बोला, क्या तुमने चोरी की? आखिर किस चीज की कमी छोड़ दी थी मैंने रमेश? तुम्हें फुटपाथ से उठाकर तुम्हें यहाँ लाया और सारी सुख सुविधाएं दी, फिर भी तुमने चोरी की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रमेश, बहुत बुरा लग रहा है। मेरा भरोसा करो साहब जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं अपनी छोटी बहन की कसम खा के कहता हूँ मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। न जाने ये पैसे मेरी जेब में कैसे आ गया। मेरा विश्वास कीजिए साहब। निकल जा यहाँ से, मैं तेरी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। विनय ने उसे धक्का मारकर होटल से निकाल दिया। रमेश बहुत दुखी हो गया। उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। मदन अब बहुत खुश था क्योंकि वो यही चाहता था कि रमेश को मालिक धक्के मारकर निकाल दे। रमेश वापस घर आ गया। भैया, आप स्प्रिंग रोल नहीं लाए? तो रमेश रोते हुए बोला, अब मैं कभी स्प्रिंग रोल नहीं ला पाऊंगा प्रिया। मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर होटल से निकाल दिया है। रोते क्यों हो भैया? आपको तो सब कुछ बनाना आता है और आपके हाथों के स्प्रिंग रोल का तो कोई जवाब नहीं। किसी की नौकरी से अच्छा है अपना खुद का काम शुरू कर लो। रमेश ने बहुत सोचा कि अब वो क्या करेगा। उसे तो जूते पॉलिश करनी और खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता। जूते पॉलिश करके वो फिर से फुटपाथ पर वापस नहीं लौटना चाहता था। इसीलिए उसने तीखे स्प्रिंग रोल बनाकर बेचने का फैसला किया। मैंने सोच लिया है प्रिया, अब मैं रमेश के स्पाइसी स्प्रिंग रोल बनाकर ही बेचा करूंगा। अगले दिन वो उठा और स्प्रिंग रोल बनाकर बेचने के लिए सामान जुटाने लगा। 2 साल होटल में काम करके वो इतने पैसे तो इकट्ठे कर चुका था। उसने एक ठेला खरीदा और स्प्रिंग रोल बनाकर बेचने लगा। वो पहले ही स्प्रिंग रोल बनाने में माहिर हो चुका था, इसीलिए उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा और लोग ना जाने कहां-कहां से उसके स्प्रिंग रोल खाने आने लगे। वो सुबह कढ़ाई भर भर कर स्प्रिंग रोल बनाता और शाम तक सब स्प्रिंग रोल निपट जाते। 2 महीने बीत गए। विनय के होटल में रमेश की बनी स्प्रिंग रोल ना मिलने पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। कुछ लोग रमेश को ढूंढते ढूंढते उसके ठेले पर आकर स्प्रिंग रोल खाने लगे। कुछ ही दिनों में विनय का होटल बंद होने की कगार पर आ गया। एक दिन उसने मदन को उसके दोस्त से बात करते हुए सुना कि रमेश की जेब में पैसे उन्होंने रखे। उसी ने रमेश को चोरी का इल्जाम लगाकर फंसाया था। विनय ने मदन की बात पर भरोसा कर लिया था। विनय को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो रमेश को ढूंढते हुए उसके ठेले पर जा पहुंचा और बोला, रमेश, तुम यहाँ स्प्रिंग रोल का ठेला लगाने लगे? मैं तुम्हें पूछते पूछते यहाँ आ गया। तुम्हें तो शायद पूरा गांव स्पाइसी स्प्रिंग रोल वाले के नाम से जानने लगा है। केवल मैं ही वो अभागा हूँ जिसे तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। आपने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे होटल से निकाल दिया था साहब जी, लेकिन मैंने आपका पैसा नहीं, आपका हुनर चुराया था, जिस कारण आज मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी बहन प्रिया वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने लगी है। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझे माफ कर दो और प्लीज वापस अपने होटल चलो, वरना वो बंद हो जाएगा। मैं जान गया हूँ असली गुनहगार मदन है। उसने लालच में आकर तुम्हें फंसा दिया और मैं पागल उसकी बातों में आकर मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। नहीं साहब जी, आपकी कोई गलती नहीं है। आखिर मैं कब तक
आपका नौकर बनकर काम करता रहूंगा। कुछ दिनों में प्रिया का स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं उसे लेकर शहर चला जाऊंगा और फिर वही स्प्रिंग रोल बनाकर बेचूंगा। इससे आपके ग्राहक मेरे पास आना बंद कर देंगे, जिससे आपका काम फिर से चल पड़ेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो बेटा। ये कहकर विनय मुस्कुराता हुआ रमेश प्रिया को लेकर शहर चला गया। वहाँ उसने प्रिया का दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया और वहाँ स्प्रिंग रोल बेचने लगा। शहर में स्पाइसी स्प्रिंग रोल के हजारों मुरीद थे। पूरे दिन उसके पास ग्राहकों की महामारी रहा करती थी। रमेश दिन में हजारों की कमाई करने लगा। उसकी गरीबी का अंत हो चुका था और अब ऊंचाइयां उसके कदम चूमने भी लगी थी।